नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज फील द थ्रिल में हम इस थ्रिल को समझेंगे कि ये जो आया राम गया राम पॉलिटिक्स है, ये सियासी रणनीति है या सियासत में सुविधा है। और एंटी डिफेक्शन लॉ, नैतिकता, इन तमाम सवालों के जवाब आज मेरे एक्सपर्ट्स आपको देंगे, क्योंकि फील द थ्रिल को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट और इतने सारे सवाल आते हैं, तो बहुत दिन से मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ फील द थ्रिल लेकर। तो दो बड़े मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। एक, राघव चड्ढा ने आकर एक नई सियासी डिबेट को शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि नेता ने पहली बार किसी नेता ने पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन क्यों फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं राघव चड्ढा के? तो ये राघव चड्ढा की आलोचना है या वो जिस पार्टी में गए हैं उससे कोई नाराजगी है, या इसके अलावा क्या इस पूरे सिस्टम से कि जब मन करता है आप एक पार्टी में हैं और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। राघव चड्ढा एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे आप जॉब स्विच करते हैं, अगर आपके को वहां पर मान सम्मान नहीं मिलता तो आप जॉब स्विच कर लेते हैं, इस तरह से उन्होंने एक उदाहरण दिया। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि राजनीति आपकी विचारधारा के लिए आप जुड़ते हैं या ये आप एक इसको प्रोफेशन समझ बैठे हैं, और क्या अब उस समय आ गए हैं, हम वो समय आ चुका है कि हम राजनीति को प्रोफेशन समझते हुए अपना लाभ नफा नुकसान देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएट हों और विचारधारा को बैक सीट पर रख दें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार फिर ये समझना, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर 1985, राजीव गांधी, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे कि 2027 में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं जो 2029 को तय करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, तो पंजाब भी है। तो ये पूरे राघव चड्ढा प्रकरण के बाद, संदीप पाठक प्रकरण के बाद, क्या कोई उम्मीद बीजेपी पंजाब में देख रही है? क्योंकि ये तमाम सवाल आपकी तरफ से आए हैं और जवाब मैं दूंगी मेरे एक्सपर्ट्स के साथ। इसलिए स्वागत है, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले एडवोकेट प्रदीप शर्मा जी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ में मेरे साथ प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र विक्रम सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप शर्मा जी आपके पास जाऊंगी। 1985 में राजीव गांधी की सरकार में लागू हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ। सर ऐसा नहीं है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 2/3 तमाम बातें, जैसे ही राघव चड्ढा की बात निकल कर आई, सबसे पहले कैलकुलेट हुआ कि 7 सांसद हैं, 10 में से 7 गए, 2/3 हो गया, और इसमें कोई भी आप पर ना ही सदस्यता जाएगी आपकी, ना आप इजीली विलय कर सकते हैं। जाहिर तौर पे ये सोच समझ के हुआ है। कितना सही मानते हैं आप, या आपको लगता है कि अब समय के साथ या राजनीति में इस तरह की सुविधाओं के साथ आपको लगता है कि कुछ बदलाव एंटी डिफेक्शन लॉ में होना चाहिए? आदित्य जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि कुछ नहीं होगा जी। कुछ होना, देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके 10th शेड्यूल के अंदर जी, उसमें प्रोविज़न दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ का। अब 10th शेड्यूल में बेसिकली क्या है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं। सर्टेनली एक बात यहाँ पर है कि एक जो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये कहती है कि अगर 2/3 जो MLAs हों या MPs हों, अगर वो चाहें, अगर आपके पास 2/3 लोगों की आपके पास अगर मेजॉरिटी हो, तो आप दूसरे जिस भी पार्टी में जिसकी साइड भी आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क्ड है। क्वेश्चन मार्क्ड कैसे है? क्योंकि यही सेम बात आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो MPs को डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, और साथ साथ 188 आर्टिकल 188 जो डील करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, यानी MLA और MPs। अब अगर हम पर्टिकुलरली, आपने राघव चड्ढा का नाम लिया, ये बात ठीक है कि उनके पास 10 में से 7 सांसद थे, तो जो 2/3 मेजोरिटी है उसको वो कवर करते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि क्या लीगली ये चीज़ मान्य है, क्या एज पर लॉ ये सब चीज़ें ठीक हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ खाली 10 लोगों में से 2/3 मेजोरिटी का दूसरी पार्टी में आ जाना, उसमें अब देखिए 2 बातें सामने आती है। एक होता है मर्जर, एक होता है डिफेक्शन। मर्जर का मतलब ये है कि वो साथ के साथ जो 10 में से 7 लोग हैं
वो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लें जो प्रेजेंट सिनेरियो हमारे सामने है, उन्होंने कहा मर्जर हो गया। अब मर्जर की बात करें तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मर्जर होता है पार्टीज का। इफेक्टिवली देखें तो मर्जर होना चाहिए था आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ, मेजोरिटी इनके पास है। पहले मैं दो सिनेरियो अलग अलग बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिफेक्शन गलत है, ये मर्जर, ये जो स्विच ओवर है ये गलत है, उसका आंसर भी मैं दूंगा। मर्जर की अगर बात करें तो वो पार्टीज का होता है, ग्रुप्स का होता है। आम आदमी पार्टी के अगर 7 आदमी टूटकर, और 7 आदमी वो जो ये क्लेम करते हो, जैसे महाराष्ट्र का केस आपको याद है, अभी पीछे जब शिवसेना के एक मेजर पार्ट का का मर्जर हुआ था उस पार्टी में, लेकिन उस टाइम में क्वेश्चन ये आया था कि असली शिवसेना कौन सी है। आज के दिन जो क्वेश्चन है वो ये, इन 7 लोगों ने भी ये नहीं कहा कि ये हम असली आम आदमी पार्टी है इसलिए हम इसमें मर्ज करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि एज पर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ को डील करता है, उसमें क्योंकि ये दिया गया है कि 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और ए पार्टी अगर वो डिफेक्ट करते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी की जो भी उनके भावनाओं से या उनके कार्यनीति से या तो सर एक चीज मुझे आप ये बताइए, तो ये सही है आपके हिसाब से जो उन्होंने किया, या उनको ये कहना चाहिए था कि हम असली आम आदमी पार्टी है, सिंबल हमें मिले, उनका सिंबल नहीं हो, ऐसा कुछ? ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उनका जो हुआ वो भी ठीक है, हुआ वो भी ठीक है। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा एक छोटा सवाल है। हमारे खास तौर पे भारत देश में, ओवरऑल मैं पूरे विश्व की बात करूं, प्रेम कुमार जी आप शायद मेरे से सहमत होंगे नहीं होंगे, मैं देखती हूँ कि शादी के लिए कहते हैं ना कि शादी करना तो आसान है, डिवोर्स लेना मुश्किल है, क्योंकि एक सामाजिक बंधन भी है। ये सिर्फ 2 लोग शादी नहीं करते, ये पूरा सामाजिक बंधन है। तो डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसमें ये भी कोशिश होती है आप 6 महीने एक बार साथ रहें, फिर भी नहीं बन रही तो म्यूचुअल है क्या, म्यूचुअल नहीं है तो फिर एक पार्टी क्या चाहती है, दूसरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको डिफिकल्ट बनाया जाता है, शायद इसी डिफिकल्टी ने बहुत सारे घरों को टूटने से भी बचाया है। हो सकता है बहुत सारे घर इसलिए परेशान हो गए, हम चाहते थे अलग हो जाए, जो भी है इशू, पर इसको डिफिकल्ट बनाने के पीछे की वजह है कि आप रहें साथ। पॉलिटिकल जो ये राजनीतिक सिस्टम है, ये भी कोई जॉब प्रोफेशन तो है नहीं, आज व्यवस्था बन गई है लेकिन है नहीं, ये भी एक विचारधारा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बनाता है लोकतंत्र, लॉ बनाता है, लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना चाहिए? कोई किसी पार्टी से स्विच करना चाहता है, उसको पहले उसकी 10 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, दूसरे से बात होनी चाहिए, दोनों आपस में बैठ के बात करें, वरना मैंने आपको वोट करा है, एक आप इस पार्टी से है, दूसरा आपकी खुद की विचारधारा, अब आप चले गए उनके साथ, तो मैं एज अ वोटर मेरी भी तो दुविधा है ना, मैंने आपको क्यों चूज करा, अगली बार मैं चूज करने से पहले डरूंगी क्या मैं गलत हूं? प्रेम कुमार जी, इसका सवाल मैं जवाब आपसे भी लूंगी जी। मेरे हिसाब से डू यू थिंक देयर नीड्स एन अपग्रेड इन एंटी डिफेक्शन लॉ? नो, अमेंडमेंट इज ऑलवेज वेलकम। अगर कोई अमेंडमेंट है, अपग्रेडेशन है, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली, जो अमेंडमेंट होता है या अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन जो भी है, अगर किसी न्याय प्रणाली में होता है तो वो उस टाइम की सिचुएशंस को, उस टाइम की सिचुएशन के क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, उन सबको बातों को ध्यान में रखकर होता है। ईव टीजिंग का ले लीजिए, रेप के केसेस ले लीजिए, और जितने भी एग्जाम्पल जो सीनियर हीनियस क्राइम्स हैं उनके आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, उनमें अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट उस पर्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने क्वेश्चन किया कि इस टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा से आप जुड़े थे, आप उसके माध्यम से राज्यसभा या इसमें लेजिस्लेचर में एमएलए आप बने, तो उसमें क्या हुआ, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि विचारधाराएं जो हैं वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं, और विचारधाराएं टाइम की एक पर्टिकुलर सिचुएशन, स्थिति की डिमांड है। आज जो विचारधारा मेरी हो सकती है आपके साथ मिल रही हो, उसका कारण उस टाइम पे प्रिवेलिंग जो सिचुएशन रही हो उसके साथ रही हो। ठीक है, हम बात करें इस साइड ऑफ द टेबल, देयर इज दैट साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। इसलिए कह रही हूँ, मैं जब बिहार चुनाव में गई या अभी बंगाल चुनाव में गई, तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं उसी सवाल का जवाब लूंगी आपसे।
प्रेम कुमार जी, मुझे ये कहा गया कि हमने बिहार में वोट किया था नीतीश और मोदी की जोड़ी को। मोदी जो कि सेंट्रल ताकत है, जो कि बिहार को पैसा देंगे, और दूसरा नीतीश जो कि बिहार को समझते हैं, समीकरण समझते हैं, महिलाओं को समर्थन देते हैं। तो ये जोड़ी है मैजिकल। इस जोड़ी पर वोट बिहार में पड़ा, मैंडेट आया, लेकिन अब नीतीश जी गायब हो गए। ठीक वैसे ये एक उदाहरण है। दूसरा ऐसा है कि राघव चड्ढा को दिया कि गुड लुकिंग है, युवा हैं, अच्छे हैं, बात अच्छा करते हैं, हमारी बात समझेंगे, युवा इंप्रेस हुआ और ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसी पाक साफ पार्टी के साथ है, अब वो चले गए। ये मैं कह रही हूँ, पब्लिक वोट करती है किसी एक कॉम्बिनेशन पे, वो कॉम्बिनेशन में से एक मेजर कॉम्बिनेशन चला जाता है कि आप पार्टी बदल लेते हैं। हाउ करेक्ट इज इट? देखिए अदिति जी, आपने जो बिहार से उदाहरण दिया कि कॉम्बिनेशन को जनता ने वोट किया, तो कॉम्बिनेशन तो जब महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, तब वो कॉम्बिनेशन भी जीता था। तब कहाँ गया मोदी और नीतीश का कॉम्बिनेशन? नहीं था। तो मैं कॉम्बिनेशन वाली थ्योरी को अक्षरशः नहीं मानता। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है, गठबंधन होती है, और ये एक बात है। दूसरी बात है कि राघव चड्ढा राज्यसभा से मेंबर थे, डायरेक्ट पब्लिक ने उनको वोट नहीं किया, या जो भी राज्यसभा के सदस्य रहे, जो उनका तरीका है, एमएलए वोट करते हैं, उनका ये है। ये जो घटना घटी है, इसका जो सबसे बड़ा नैतिक पक्ष मुझे दिखता है वो ये है कि पंजाब में बीजेपी का 6.5% वोट है, 6.5%, और राज्यसभा की सीटें 86% हैं। ये इतना बड़ा विरोधाभास है और विडंबना है, जो पूरे इस स्विच ओवर को नैतिकता के दायरे में संवैधानिक हिसाब से भी क्वेश्चनेबल बनाता है। और फिर हम तुरंत उस पर आते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉज जो लगातार बने, इस कारण से बने कि वो आया राम गया राम वाली सिचुएशन न हो। पहले 1/3 था कि जाने से हो सकता है, 1/3 लोगों ने मैनेज करना शुरू कर दिया, अब तो 2/3 भी मैनेज होने लगा। और पहले तो फिजिकल दिखा करके कि इतने लोग हैं किया जाता था, ऐसे होता था, अभी 10 लोग हैं, कुछ दिन बाद कुछ और लोग हो गए, कुछ और हो गए, और उसके बाद 2/3 हो गया। इस केस में भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि 7 आदमी के मन में अचानक भाव आया और विचार परिवर्तन हो गया और उन्होंने स्विच ओवर कर लिया। नहीं, स्वाति मालीवाल को तो पहले चला जाना चाहिए था बीजेपी में, नहीं गई, वो असंतुष्ट होकर रही, वक्त का इंतजार किया। राघव चड्ढा बहुत दिन से असंतुष्ट थे, 2 हो गए, उन्होंने भी वक्त का इंतजार किया। अब इस बीच में 2 घरों पर ईडी पहुंच गई, 2 4 हो गए, इसके बाद 1-2 को और प्रलोभन दिया गया, तो 7 हो गए। अंदर खाने और क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ घटनाएं घटी हैं कि 7 आदमी एक साथ फिर मन बदलने की स्थिति में आए। यानी देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंट जो कि इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि ये स्विच ओवर करें। हो सकता है, लेकिन देयर इज एन इशू होगा, देयर इज एन इशू विद अरविंद केजरीवाल ऑल्सो। ऐसे आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास के समय क्यों नहीं कहा ये? देयर इज एन इशू विद अरविंद केजरीवाल। आई विल कम बैक टू यू सर। पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इतनी आलोचना राघव चड्ढा की क्यों? 12.1 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स घटे और अब हो गए थे, क्यों आलोचना उनकी हो रही है? उन्होंने भाजपा ज्वाइन की इसलिए हो रही है, आलोचना क्यों हो रही है सर? क्या एक्सपेक्टेशन थी राघव चड्ढा से? जैसा आपने कहा, और बात सही भी है कि डायरेक्ट तो लोगों ने उनको चूज नहीं किया था वोट करके, ये तो इनडायरेक्ट राज्यसभा सांसद, तो फिर कितना लोगों को क्या उम्मीद थी उनसे जो इतना आलोचना? देखिए, जो हम सोशल मीडिया की आलोचना देखते हैं, वो आलोचना एक कृत्रिम भी होती है, बहुत सारी आलोचनाएं सही भी नहीं होती हैं, वो कृत्रिम आलोचनाएं होती हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो भी, आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, यू विल गेट अ मूड ऑफ द नेशन। बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मे बी अ स्मॉल चंक, बट यस जी। और दूसरा, जो आप बात करें फॉलोअर्स की, तो देखिए फॉलोअर्स तो आप बाहर में बैठा आदमी, इंडिया के 50,000 फॉलोअर रखा हुआ, इंडिया में बैठा आदमी 50,000 चाइना के उसके फॉलोअर हैं, तो फॉलोअर कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। और क्योंकि राघव चड्ढा के मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे होंगे, कनाडा इन सब जगह, तो वो उनको अनफॉलो कर रहे हैं। वो उनकी अपनी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को वो फॉलो करते थे, उस विचारधारा से वो व्यक्ति अलग हो गया।
तो वो वाले लोग हैं जो उनको अनफॉलो कर रहे हैं। इसका तो काउंटर ये भी हो सकता है कि 2/3 फॉलोअर्स सब भी उनके साथ हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर आलोचना करने वाले लोग हैं तो उनकी प्रशंसा करने वाले भी लोग हैं। जिस पार्टी को वो गुंडा कहा करते थे, आज वो पार्टी उनको एकदम बाहें खोल के उनका अध्यक्ष उनको स्वागत कर रहे हैं, उनको बढ़िया से, और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोई मंत्री पद भी ऑफर किया जाए, क्योंकि सारा मैनेजमेंट राघव चड्ढा ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि राघव चड्ढा के पास क्या है ना, राघव चड्ढा क्या डैमेज आम आदमी पार्टी को कर पाएंगे, क्या पॉलिटिकल गेन भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे, मुझे लगता है इसकी बात होनी चाहिए। और एक बात हम लोग आप ये बात कर रही हैं कि राघव चड्ढा की आलोचना क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक सांसद जो पंजाब से ही आता है, बलबीर सिंह सीचेवाल, मुझे लगता है कि जी, उनकी अगर बात नहीं होती है तो मुझे लगता है राघव चड्ढा जैसे लोगों की बात होती है। क्योंकि बलबीर सिंह सीचेवाल को मुझे नहीं लगता कि जितने भी आपके दर्शक होंगे सोशल मीडिया के, वो शायद, और उनके फॉलोअर, मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कल परसों उनकी प्रोफाइल 8-10 हज़ार फॉलोअर हैं उनके। लेकिन वो व्यक्ति विश्व का टॉप 30 में हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट है। उस व्यक्ति ने 160 किलोमीटर की नदी खुद के भरोसे साफ कर दी पंजाब की, बिना किसी सरकारी के भरोसे। वो व्यक्ति राज्यसभा में आता है, इस शर्त के साथ आता है कि मैं आपकी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी किसी सभा में नहीं जाऊंगा, मैं राज्यसभा का सांसद हूं, मैं मिट्टी पानी हवा की बात करूंगा, राज्यसभा में जब भी आऊंगा मिट्टी पानी हवा की बात करूंगा। उस शर्त पे आता, उस शर्त पे उसको भी अप्रोच किया गया राघव चड्ढा द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं देखो मिट्टी पानी हवा के लिए बात करने आऊँ, मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, मैं यहीं बैठ के बात करूँगा। तो एक बात, ऐसे सांसद भी हैं हमारे देश में, ऐसे भी सांसद हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। और ऐसे सांसद भी हैं, राघव चड्ढा जैसे लोग भी हैं जो कि अच्छा, आप क्योंकि आपने वो सवाल भी खड़ा किया विच इज वैलिड, आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए, इनका सबसे पहला सवाल था, राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे तो दोनों को क्या फायदा है, बीजेपी को भी और राघव चड्ढा को भी? देखिए, क्योंकि मैं मेजर बात करूंगी संदीप पाठक पर जी, जो फायदा देंगे, लेकिन पहले राघव चड्ढा बताइए। देखिए, संदीप पाठक भी कितना, मैं आपको, चलिए मैं इन सबको छोड़ देता हूँ। कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, मुझे लगता नहीं कि संगठन का इससे बड़ा नेता आज तक कोई हुआ हो। नेता बड़े हुए हैं, मोदी जी हैं आज के टाइम में सबसे बड़े नेता, लेकिन संगठन का मुझे लगता है कि कल्याण सिंह जैसा नेता कोई नहीं हुआ होगा। जो व्यक्ति अपने संगठन के एक एक आदमी को बूथ लेवल कार्यकर्ता तक उस समय पहचानता था, वो व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है, पार्टी बनाता है और चुनाव लड़ता है, तो आप लोग हश्र क्या देखते हैं? उमा भारती पार्टी छोड़ती है, हश्र क्या होता है? वो तो सर इतिहास गवाह है कि समय। बिल्कुल। तो जब आप जिस आधार से, या आपको जैसे लोग पहचानते हैं, उस आधार को छोड़कर जब दूसरे आधार पे जाते हैं, दूसरे बेस कैंप में आप चले जाते हैं, तो उस बेस कैंप में पहले बात तो आपको अपने को स्टेब्लिश करना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आप देखिए नरेश अग्रवाल का क्या हुआ, रीता बहुगुणा जोशी कितनी बड़ी नेता थी, उनके पिताजी कितने बड़े नेता थे, उनका क्या हश्र हुआ। बहुत बड़े बड़े नेता, मैं आपको नाम गिना दूं कि बीजेपी में आते हैं और उस समंदर में कहाँ खो जाते हैं, हम सबको पता है कि वो कहाँ है आज, उनकी स्थिति पता नहीं कहाँ है। तो अभी क्योंकि बीजेपी को राघव चड्ढा की जरूरत है, सिर्फ इसलिए जरूरत है, हाँ सिर्फ जरूरत इसलिए है, एक पहली बात क्योंकि वो चोपड़ा खानदान के दामाद हैं, और राघव चड्ढा की मेरे नज़र में कोई वैल्यू नहीं। एक तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी के पति हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी के जीजा जी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल सकता है। दूसरा पंजाब में, और दूसरा देखिए पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉर्ड राघव चड्ढा अपने आप को इन दोनों से दूर रखना चाहते हैं कि हम करती मेहनत मैं हूं और प्रियंका चोपड़ा का नाम क्यों हो। आप कुछ भी दूर रखिए, लेकिन आप उस महिला के पति हैं, वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप एक एक्ट्रेस के पति हैं, वो सब कोई जानता है। और उसका फायदा और बहुत ये दूरियां कम करने में उस दोनों महिलाओं ने बहुत अपनी पारी निभाई है। प्रियंका चोपड़ा, प्रतिनिधि चोपड़ा, इन दोनों ने बहुत पारी निभाई है राघव चड्ढा की बीजेपी की दूरियां कम करने के लिए, राघव चड्ढा को इधर लाने के लिए। दूसरी बात देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कि आप कितने बड़े मास लीडर हैं। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का भी खेल होता है। पॉलिटिक्स जब हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो प्रोपेगेंडा, परसेप्शन, प्रैक्टिकल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्योंकि पंजाब चुनाव आने वाले हैं, तो एक परसेप्शन का खेल बीजेपी जो खेलना चाहती है कि हम जो है आपके इतने बड़े बड़े सांसद, जो कि इतने बड़े फेस हो सकते हैं या थे, इतना बड़ा क्रिकेटर और इतने बड़े बड़े। मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी 7 लोग गए हैं, राघव चड्ढा और संदीप पाठक को छोड़ दिया जाए ना सर, तो बाकी सब तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मोर और लेस, कोई इम्पैक्ट नहीं। पंजाब पे आती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले सर, अब संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैं बात भी कर रहा हूँ, चेयरमैन डिसाइड करेंगे, जबकि चेयरमैन ने विलय सब हो गया है।
अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ऐसा हो सकता है कि विलय होने के बाद ये चेयरमैन पे अप्रोच करें, फिर कोर्ट जाएं, ये जाएं, इनकी सदस्यता को लेकर कुछ सवाल उठाएं, तमाम चीजें हो सकती हैं। अभी भी कोई प्रावधान बचे हैं जिसमें सदस्यता रद्द की जाए? प्रावधान है, जैसे सर कोर्ट का प्रावधान है। जब आपको चेयरमैन या स्पीकर जब आपको मान्यता दे दे और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास कारण है, आप कोर्ट के पास आपकी वायबिलिटी। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। 2017 आई सपोज और 19 गोवा का एग्जांपल ले लीजिए आप, जब दिगंबर कामत वगैरह का ग्रुप सारा का सारा बीजेपी में, कांग्रेस से टूट के और बीजेपी में विलय हुआ। अल्टीमेटली वो मैटर गया हाई कोर्ट बॉम्बे, क्योंकि गोवा की जो बेंच है वो बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा नहीं कि जो स्पीकर ने कर दिया उनके विलय के बारे में, उन्होंने यही कहा था कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन कांग्रेस एज ए ग्रुप, कांग्रेस एज ए पार्टी हैज नॉट मर्ज्ड। तो उनका जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट था इन कोर्ट, इट वाज दैट सिंस द पार्टी, द कांग्रेस एज सच हैज नॉट मर्ज्ड विद दैट, तो इट कैन नॉट बी ए जेन्युइन, प्रॉपर एंड लीगल मर्जर। तो उस केस में ये हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्पीकर ने कहा है वो ठीक है। दैट मैटर आई थिंक इज स्टिल पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस, उसमें नोटिस इशू हुआ है और अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या फेट है। और लेकिन ये सब कुछ है, हाई कोर्ट ने लिया, तो इसका मतलब अगर उस एग्जाम्पल को आप आज के सिनेरियो फिट करेंगे, और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इसका कोई रेमेडी अवेलेबल है, तो यस सर्टेनली देयर इज अ रेमेडी। दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, वो है। रहा बात ये कि अभी कहा कि एक सेलिब्रिटी के हस्बैंड हैं राघव चड्ढा, तो उनका इम्पैक्ट शायद उसके पति या उसके ब्रदर इन लॉ होने, प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर इन लॉ होने से इसका इम्पैक्ट उन पे आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये दोनों के दोनों अमिताभ बच्चन से बड़े हीरो या हीरोइन नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज आदमी या धर्मेंद्र जैसे दिग्गज जो मेरे ख्याल में परिणीति चोपड़ा या प्रियंका चोपड़ा, उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते, ना मास फॉलोइंग में, ना पर्सनैलिटी में, ना एक्टिंग में, या मॉनिटरीली भी, पैसे के हिसाब से भी। वो लोग भी राजनीति में उतना निपुणता से आगे नहीं बढ़ पाए, वो भी ध्वस्त हुए, अल्टीमेटली बाहर हुए। तो ये कि भाई परिणीति चोपड़ा आजकल तो क्या हो गया है कि मोदी जी के साथ जो है उसकी नहीं पार हो जाएगी। आप कुछ कहने वाले थे? मैं एक चीज़ कह रहा था, ये जो टेक्निकल एक क्वेश्चन है 10 शेड्यूल का, देखिए 1967 जो हम आयाराम गयाराम की बात करते हैं, 1967 से आयाराम गयाराम की बात शुरू थी। जो एक एमएलए थे हरियाणा के, ये जानते होंगे, नहीं गयालाल उनका नाम था, गयालाल जो है 2 हफ्ते में 3 पार्टियां बदलते हैं। उसके बाद इसकी बात शुरू होती है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और मैं आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बताऊं कि संविधान बनाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टी जैसी सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल पार्टी की जैसी बात होगी, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करेंगी। इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी शब्द कहीं नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई विवेचना नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बात करता है किसकी? सांसदों की, विधायक, मतलब लगभग 100 आर्टिकल हमारे सांसदों की बात करते हैं, विधायकों की बात करते हैं। इवन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यों के भी बारे 2-3 आर्टिकल बात करते हैं सिर्फ। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो मास लीडर होता है, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में जो लीडर होता है, वो विधायक होता है या फिर सांसद होता है। इसीलिए जब 10 शेड्यूल में 1985 में बनाया गया, तो 10 शेड्यूल में ये जो ये बात हो रही है ना कि ये विलय सही है या नहीं है, देखिए उसमें क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी अगर विलय करती है तो पार्टी दो, एक तो संगठनात्मक होगी, एक लेजिस्लेटिव। मतलब मैं अगर संगठन में हूँ, मैं संगठनात्मक हूँ, लेजिस्लेटिव अगर कोई है, लेजिस्लेटिव अगर कोई विलय होता है किसी पार्टी में, तो वो वैलिड मर्जर है, वैलिड विलय, मैं कहूँगा विलय है। और उसमें कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस चलता रहेगा तब तक अगला चुनाव इनका 28। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सांसद और या विधायक 2/3 आ रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। 10 शेड्यूल बहुत क्लियर है इस पे। लेजिस्लेटिव वो बात करता है, सीधे लेजिस्लेटिव शब्द है। लेजिस्लेटिव अगर कोई चेंज करता है 2/3 तो उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे तमाम एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, तमाम एग्जांपल लेते, उसमें भी तो पार्टी का मर्जर, जो पार्टी शिवसेना पार्टी हूँ, क्योंकि वो उसमें अगर आप रिकॉल करेंगे, उसमें क्वेश्चन यही आया था, उसमें बात ये थी कि पार्टी का मर्जर था, कि पार्टी मर्जर हुआ और उसमें संगठनात्मक लोग भी थे, लेजिस्लेटिव लोग भी थे।
वो उसमें क्वेश्चन ये था कि मैं एक्चुअल शिवसेना हूँ या आप एक्चुअल शिवसेना है। यहाँ पे वो सवाल नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना है कि ये विलय जो भी सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद है, लोकसभा के सांसद है, विधानसभा के सांसद है, विधानसभा के विधायक है, वो अगर विलय कर रहे हैं 2/3 से, तो वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल जो हमारा 52वां संशोधन है वो सही है कि नहीं है, उसके हिसाब से अगर मेरे जो कानूनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कोर्ट में तो आप केस कुछ भी मैं आपके घर पे बोल दूँ आपका घर मेरा घर है और मैं कोर्ट में केस डाल दूँ, केस चलता रहेगा 10 साल, आप परेशान होते रहेंगे, मैं आपको परेशान करता रहूंगा। ठीक है। एक केस राजस्थान का हुआ था जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। मैं समझना चाहूंगी कि उस केस में क्या होता, वैसे हो नहीं पाया था। उस केस में सचिन पायलट लगभग 2 महीने के लिए मानेसर आ गए थे। 38 सांसद चाहिए थे उनको, 38 होते ही 2/3 बहुमत की बात हो जाती, लेकिन वो 38 हो नहीं पाए, 38 विधायक माफ कीजिएगा। तो 18 तक थे, फिर वो पहले 32 तक, फिर नीचे आ गए, 18 टोटल थे। तो बहुत दिन तक चला, फिर बाद में वो वापस लौट गए। अगर हो जाता तो वो क्या कहते कि मैं असली कांग्रेस हूँ, या वो बीजेपी के साथ विलय हो जाते? देखिए, कांग्रेस कहना कि मैं असली कांग्रेस, मतलब उसे 2/3 बहुमत होता उनके पास। ये देखिए 2 चीजें हैं, देखिए 2 चीजों को मिक्स कर रही हैं आप। 2 चीजें हैं। एक तो क्या मैं 2/3 जब हम कह रहा हूं, मैं 2/3 अगर मान लीजिए कि मेरी पॉलिटिकल एक पार्टी है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर मतलब पॉलिटिकल पार्टी के, नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, नॉट सांसद। अब वो 100 के 100 लोग, अब उसमें हो सकता है विधायक सांसद सबसे इंक्लूड, 100 के 100 में से 90 लोग दूसरी पार्टी में विलय कर जाएं, तो एक वो विलय अलग है, विषय है। तो संगठन वाली बात, वो संगठन हो गया। तब तो वो 90 लोग कहेंगे कि मैं असली पार्टी ये हूँ। वो तो ऑब्वियसली यही शिवसेना में हुआ कि उन्होंने कहा कि असली हम हैं। जो चंद्रचूड़ जी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट होता है वो सुपरसीड करता है आपके जो संगठनात्मक चीज़ है। तो लेजिस्लेटिव पार्ट एक अलग चीज़ है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल में ये संशोधन हुआ था, इस बात को लेते हुए संशोधन हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट का, अगर ये क्यों हुआ था, सिर्फ इसलिए कि जो ये विधायकों की, भाई आप किसी संगठन में कुछ हैं तो आपको मुझे खरीदने से, आपको पैसा देके मुझे लाने, मेरा क्या फायदा होगा, और उससे किसी दूसरी पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्योंकि उससे ना आपकी सरकार गिर रही है ना सरकार मेरी बन रही है। आप विधायक सांसद है तभी तो मैं अगर आपको अपनी पार्टी में ला रहा हूं तो मुझे कुछ गेन होगा या उधर पार्टी को कुछ लॉस होगा। तो जो इसलिए ये जो संशोधन हुआ था, संशोधन इसी बात के लिए हुआ था कि जो ये चुनने के बाद, अगर मैंने किसी को चुना एज अ वोटर ऑफ दिस नेशन, मैं किसी को चुन रहा हूं और चुनने के बाद अगर जनता से विश्वासघात अगर कोई कर रहा है, उन चीज़ों को रोकने के लिए ये संशोधन हुआ था कि 2/3 जी, कि कम से कम 2/3 अगर लोग जा रहे हैं तो कम से कम उसको वैलिड माना जा सकता है कि नहीं भाई 2/3 जा रहे हैं, तो एटलीस्ट पूरी पार्टी मान सकते हैं कि पूरी पार्टी उस बात को जा रही है, उस जो भी लोकसभा या क्विकली अपन अब, क्योंकि आधा समय ले चुके हैं, अब आधे समय में हम पंजाब और अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मुझे आप ये बताइए सर, राघव चड्ढा अगर चुनाव लड़ते हैं आज पंजाब में एक विधायक के तौर पे आने वाले समय में, तो क्या वोट जीत पाएंगे? क्या इन्फ्लुएंस है उनका? देखिए, इसको मतलब 2 चीजें हैं, क्या जीत पाएंगे, दूसरा वो बीजेपी को क्या दे पाएंगे? देखिए, ये प्रश्न जो है एकदम से फ्यूचर का प्रश्न है। वो मास लीडर नहीं है, वो सांगठनिक लीडर हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताने में अपनी भूमिका निभाई पंजाब में। ये सब उनके उन्होंने भूमिका निभाई, उनकी अहमियत है, और इस अहमियत का इस्तेमाल बीजेपी करे तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन राघव चड्ढा को साबित करना अभी बाकी है जनता के बीच में, तो इसके बारे में तो कुछ भी बोलना मेरे लिए हमारे प्रोफेशन में भी, हम सबकी प्रोफेशन। लेकिन एक बात इससे हट के जो पिछली चर्चा थी उस पर मुझे लगता है बोलना जरूरी है, आपकी अगर अनुमति हो। देखिए, आज पार्टी का मर्जर हो गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो अरविंद केजरीवाल किसके संयोजक हैं, है ना, किस पार्टी के? पार्टी का तो मर्जर हो गया। या संजय सिंह क्या है? पार्टी का मर्जर में सर विलय हुआ, सांसदों का मर्जर और विलय क्या होता है? नहीं, मर्जर और विलय दो अलग शब्द हैं। मर्जर और विलय दोनों अलग शब्द हैं। आप समझिए, मर्जर और विलय, मर्जर मतलब मैं और आप मिल गए, नहीं तो मैं आप तीनों, और आप मेरे में आके आपका सीट तो खत्म हो गया। वो जब 2/3 आपके पास आंकड़ा है तो आप मर्जर करते हैं या विलय करते हैं? नहीं, क्या है सर? आप पहली बात कि मर्जर और विलय दोनों एक ही शब्द है।
मैं डिफर करूंगा। नहीं, दोनों एक ही शब्द है, मर्ज तो फिर करना ये सवाल और क्यों विलय नहीं करना, उठा? विलीन करना, बिल्कुल दोनों एक तो शब्द। फिर सर प्रेम सर ये सवाल क्यों उठा ही नहीं कि हम असली विलय का आम आदमी मतलब होता पार्टी है समाहित। अब मैं आप में आके समाहित हो जाऊं तो ये समाहित हो गया, मैं आपके प्रेम में समाहित तो समाहित हो जाऊं, आपसे मिलूं ऐसे हाथ मिलाऊं, ये मर्जर हो गया। मर्जर और विलय में बड़ा शाब्दिक अंतर शायद टेक्निकली वो बता पाएंगे। शाब्दिक अंतर भी है। दोनों एक है, गंगा यमुना सरस्वती का मर्जर होगा, विलय होगा। नहीं, विलय अलग सर शब्द इसका है। जवाब मैं सर से ले लेती हूँ। यमुना जी गंगा में आके विलय हो जाती है। मेरी बात अधूरी रह जाएगी, हाँ, अब ले लीजिए। फिर नहीं मैं पहले आप बोलूंगा। पूरा कर लीजिए फिर मैं। हाँ, मेरे हिसाब से मर्ज करना, दो पार्टी मिल रही है ना, दो पार्टी जब मिलती है तो इसका मतलब तीसरी पार्टी का उदय होता है, या फिर इस पार्टी का नाम कैरी होगा या उस पार्टी का नाम कैरी होगा। इस केस में बीजेपी नाम कैरी हो रहा है। वही अंतर है। देखिए इन्होंने अपने बात का जवाब दे दिया कि अगर दो पार्टी का मर्जर होगा तो हो सकता है ये ऊपर हो या ये ऊपर हो, लेकिन विलय होगा, इसका विलय इसमें होगा तो इसी का नाम ऊपर होगा। मर्जर ये अंतर है। मर्जर ये अंतर है। आपने अपनी बात का जवाब हमने दिया। एक बड़ी बड़ा क्षेत्र छोड़ दिया है चर्चा में, वो है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका सीधे जो बात है संविधान में, क्या चुनाव आयोग भी संविधान के हिसाब से ही तो बना है, वहां पर हमें पंजीकृत किया जाता है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। वो इस मर्जर को कैसे देखता है, वहां पर हम एप्लीकेंट होते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया है और हम मर्ज करने जा रहे हैं। हाँ। तो ये पूरी प्रक्रिया नील है, मैं हुई ही बताऊं नहीं। मुझे जो समझ आया, मैंने महाराष्ट्र जब कवर किया, यहाँ पर तो इन्होंने अनाउंस ही कर दिया हम बीजेपी से विलय कर रहे हैं। वहां शिंदे जी ने ये अनाउंस नहीं किया हम बीजेपी से विलय कर रहे हैं, हम इस पार्टी से बस अलग हो रहे हैं और हमारे पास हम असली पार्टी हैं। हाँ, हम इस पार्टी उनका विलय से लेना जी, देना, उनको बिल्कुल, उन्होंने पार्टी जैसे आज Yes. ये उन्होंने पार्टी तोड़कर हाँ, उन्होंने अपने कहा हम कहा असली कि हम पार्टी अलग हैं, हम यानी कि असली पार्टी हम असली हैं। पार्टी यूबीटी और उसमें Yes. इशू हुआ, फिर कोर्ट में चला के चिन्ह लेकिन किसके पास उस जाए, मामले में उन्होंने विलय का जिक्र नहीं। उन्होंने उस बात को साबित किया कि सांगठनिक रूप से भी राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारा बहुमत है और सांगठनिक रूप से भी हमारा बहुमत है। ये बात उन्होंने चुनाव आयोग में साबित की। यही बात एनसीपी के मामले में, बस एक दो लाइन में, एनसीपी के मामले में जो गुट उनसे अलग हुआ शरद पवार से, उन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि ये हमारा सांगठनिक डिसीजन है और हम ही असली पार्टी हैं। यही कारण है कि एनसीपी की सारी प्रॉपर्टी, दिल्ली का ऑफिस, सब कुछ चला गया उनके पास में। जिस जो विक्षुब्ध खेमा था, जो अजित पवार जी थे, उनके अजित पवार जी के पास चला गया। पूरी दिल्ली के ऑफिस चली गई, पूरी प्रॉपर्टी चली गई। ये एक चीज पहले, लेकिन यहाँ इस मामले में सांगठनिक कोई पहल नहीं हुई है। देखिए मैं कुछ कहना चाहूँगा इस बारे में। आप देखिए कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, जो भी पार्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट है जी। और इसीलिए जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, चुनाव चिन्ह दिए गए और उसी के बेसिस पे जितने उस पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह के फॉलो करते हुए उस चुनाव चिन्ह के आधार पे जो इलेक्शन लड़े और फिर नियुक्त हुए, इलेक्ट हुए, नियुक्त नहीं हुए, इलेक्ट हुए, फाइनली वो फिर उस पार्टी का एमएलए एमपी कहा जाता है। जब मर्जर होगा, मर्जर होने के लिए दो बॉडीज, दो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, फॉर एग्जांपल ए पार्टी बी पार्टी, उन दोनों का विलय हो और वो एक नाम से जाना जाए। दो, जैसे अभी सर ने बताया कि दो नदियां ऐसे आई और यहां से फिर एक बन के चली गई, तो उन दो पार्टियों का जो रजिस्टर्ड बॉडी है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिनको रिकॉग्नाइज करता है एज टू डिफरेंट एंटिटीज, दे कम टुगेदर, फॉलो द सेम पाथ, दे बिकम दैट इज द मर्जर। लेकिन आप विलय की जब बात करें, विलय का मतलब, अब आप उसमें आपका एक तरह से जो जैसे मर्जर और उसमें डिफरेंस ही होगी, आपकी विचारधाराएं वहां पर मिल सकती हैं, लेकिन आप उस एंटिटी को पूरी की पूरी बॉडी को उसमें मर्ज ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे इस पर्टिकुलर केस में 10 में से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की जो विचारधारा थे उनसे सहमत हुए, उसके साथ आए और चल पड़े। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी जिसके झंडे से, जिसके नाम से वो बने थे, वो अभी भी है। अच्छा सर, एक और मैं बात समझना चाहती हूँ, ये तो हमारी जनता ने समझ लिया
कि संदीप पाठक वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2020 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चुनाव जिताया, जब बहुत ही दिक्कत थी। 2022 में जिताया। उसके अलावा गुजरात में 14% वोट दिलाया। उसके अलावा पंजाब में संगठन खड़ा करके पंजाब में ये कर रहे थे, वो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी हुई थी। लेकिन जब मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को समझा उस दिन, तो ये बताया गया कि सडनली संदीप पाठक को, जब वो हारे बीजेपी में, अभी आखिरी चुनाव जब दिल्ली का हारे, तो अरविंद केजरीवाल का ईगो कि उन्होंने सारी हार का ठिकरा संदीप पाठक के ऊपर डाला। संदीप पाठक ने बताया कि मेरे ये पॉइंट्स में लगातार कह रहा हूँ, ये गलत हम कर रहे थे, आप लोग माने नहीं, इसकी वजह से हम हारे। और यहाँ पे शुरू हुई क्लैश, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बोलते हैं, सुनना नहीं चाहते। तब से क्राइसिस दोनों के बीच में चल रहा था। तो संदीप पाठक का बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को एक सबसे बड़ा फायदा ये दे सकता है, संगठन खड़ा करना। बीजेपी स्ट्रेटेजिक पार्टी है, उसने बखूबी बंगाल में अपना संगठन खड़ा किया, उसने पीडीपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में अपना संगठन खड़ा, उसने किस तरीके से जेडीयू के साथ, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, संगठन खड़ा किया। पंजाब में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि बीजेपी सरकार कभी बना ले, अभी भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे संगठन खड़ा कर रहे हैं। और उनके पास एक वो व्यक्ति आ गया है जिसने पहले इतना सब कुछ करके दिया है। तो संदीप पाठक का जाना सबसे बड़ा लॉस है अरविंद केजरीवाल के लिए, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा। देखिए, आज जरूर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है, लेकिन उसका कैरेक्टर पूरी तरह से क्षेत्रीय पार्टी और पर्सनालिटी बेस्ड है। ये पार्टी बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी की तरह से है। तो इसके जो सांगठनिक लीडर्स हैं, उनकी सफलता में उस पर्सनालिटी का, जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, उसका सबसे बड़ा योगदान है, वो अरविंद केजरीवाल है। मैं, आपने ठीक उदाहरण दिया था, बीजेपी के नेता कल्याण सिंह का उदाहरण दिया था कि बहुत बड़े संगठनकर्ता थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द पार्टी खड़ी हुई नहीं। वो अयोध्या आंदोलन, वो आडवाणी, वो वाजपेयी, उनका कैरेक्टर जो पार्टी का था वो था, उसमें उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा करके उन्होंने थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया, कुछ और इनोवेशन किया और पार्टी को खड़ा किया। तो उसी तरह की भूमिका इनकी भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर से अचानक से बाहर होके आप ऐसी पार्टी में जाते हैं जिनसे लड़ करके आप अपने आप को खड़ा कर रहे थे, तो आपका कैरेक्टर लॉस होता है। आप इसको हम पलट के भी बोले, आज अमित शाह जी बीजेपी के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में जाके वो सक्सेसफुल होंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं सफल, लेकिन सर, ये मेरा आकलन है, होंगे या नहीं होंगे हम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये शायद मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। मैं एक बहुत क्विकली एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम चारों अलग अलग प्रोफेशन में हैं। हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में ये सोचें कि मेरे को मैनेजमेंट की टॉप पोजीशन पे दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस, और खास तौर पे पॉलिटिक्स में, आज मैं जब तक 20 साल पत्रकारिता के, जब तक प्रोफेशन में नहीं रह लूँ, और वो भी 100% तन्मयता से सीखूँ नहीं, तब तक मेरे उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने इतने साल वकालत में इतना बड़ा प्रोफेशन लिया, तो आज आपकी बात को लोग सुनने आएंगे। आजकल क्या हो गया, इन कैश 2 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए मुझे, फाउंडिंग मेंबर था मैं। अरे आम आदमी पार्टी के आज की तारीख में हैसियत नहीं है ना। राजनीतिक पार्टी कैसी है, बिखरी हुई है। सबको चाहिए इमीडिएट ट्रांजैक्शन, जो राघव चड्ढा है। लेकिन वजह क्या है, अरविंद केजरीवाल की ईगो इश्यूज, मैं और मैं। स्वाति मालीवाल को सिर्फ इसलिए नाराज थे कि वो जेल में थे और वो 20 दिन यूएस चली गई, और वो स्वाति मालीवाल से मिले नहीं। और इसमें 1% झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खुद समझा इस बात को। क्यों? इसलिए आप, क्योंकि वो घर में जबरदस्ती घुसाई बात करने के लिए, तो आप धक्का देके निकलवा देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल का कंपैरिजन अगर कल्याण सिंह जी से किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा, कल्याण सिंह जी और पुराने नेता वो थे जो कि विचारधारा को आगे ले जाके कहते थे ठीक है। वो ये नहीं कहते थे कि मैं पार्टी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। आनंद पाठक जी से कंपैरिजन हो रहा था। हाँ, एक बात है कि पुराने नेताओं की बात इन आज के नए नेताओं से इसलिए नहीं की जा सकती, वो विचारधारा को अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने जीवन मानते थे। कंपैरिजन नहीं है। देखिए, जब व्यक्ति विशेष को ये लगता है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूँ, अरविंद केजरीवाल को लगा, अरविंद केजरीवाल को भी लगता है, इस समय राघव चड्ढा को लग रहा होगा, पाठक जी को लग रहा होगा कि मैं जो है, शायद मैंने पंजाब में पार्टी खड़ी करी, मैंने दिल्ली में चुनाव जितवाया, मैंने ये किया, मैंने, जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है किसी भी व्यक्ति में, तब आपका पतन शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात बताइए, अगर एक बार अगर कोई कांग्रेस छोड़ता है तो आप राहुल गांधी पे सवाल करते हैं,
कि राहुल गांधी की लीडरशिप सही नहीं है? इतने सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मैं देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अरविंद केजरीवाल की विचारधारा का कभी समर्थक नहीं रहा हूँ, कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल के शुरू से ही मैं उनकी विचारधारा के खिलाफ रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी बखूबी कह सकता हूँ कि स्वाति मालीवाल की आप बात करें, स्वाति मालीवाल क्या थी? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। राघव चड्ढा क्या थे? एक नॉर्मल से सीए। राघव चड्ढा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी बात कीजिएगा आप, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या थे? जनता ने उनको 3 बार का मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के दिनों में हम उनको नहीं जानते थे। 10 साल, लगभग 15 साल उन्होंने तार के खंभे सही करते थे, लोगों के बिजली के बिल कम कराया करते थे, तब तक बनाते रहे। तो वो करते रहे, उन्होंने करते वो अरविंद केजरीवाल क्या है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या है, अपने पार्टी को कैसे रखते हैं, ये मेरा अभी क्वेश्चन नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि बहुत बेकार आदमी है, मैं इस बात को मानता हूँ, इसलिए मेरा कभी उनसे वैचारिक हमेशा मतभेद रहा है। लेकिन जो पार्टी आपको पाल पोस पर खड़ा करती है, उस पार्टी के कम से कम, अगर पाठक जी को मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, उनमें कोई बात हुई थी या कोई बात हुई है, इसके पहले आपको कितना बड़ा अधिकार दिया गया था। आप एक मतलब संगठन की पूरी जिम्मेदारी इन पे थी, संगठन का कोई फैसला ये वेणुगोपाल स्टाइल पोजीशन पे थे बिल्कुल, और संगठन का कोई भी फैसला ये खुद लिया करते थे। सोशल मीडिया के कई सारे बच्चे मैं जानता हूं इनकी टीम के, सोशल मीडिया की टीम में जब बच्चे इनको बोलते थे कि सर केजरीवाल सर ऐसे करते थे, बोले कि केजरीवाल को छोड़ो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो और अब से ऐसा होगा, और वैसा होता। जब ये इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो ऐसा होने लगा उस पार्टी में। अरविंद केजरीवाल ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आप जब, वही मैं कह रहा हूं कि जब आप व्यक्ति विशेष अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है, समस्या तब शुरू हो जाती है। आप हो सकता है कि आपके एफर्ट से बहुत बड़ा बदलाव आया हो, हर व्यक्ति, अमित शाह इतने बड़े, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी संगठनकर्ता की जरूरत है? आपको लगता है कि मतलब किसी पाठक या किसी भी दुबे की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक तौर पे? मैं इससे डिफर करूंगी। नहीं, मेरी बात पूरी। हर राज्य में संघ से बड़ा कोई संगठन नहीं है, पूरे विश्व में मैं मानता हूं कि संघ से बड़ा कोई संगठन नहीं है। उस संगठन से हर राज्य में एक संगठन मंत्री जाता है, और उस संगठन मंत्री से अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन, मतलब इससे अच्छा संगठन मंत्री नहीं हो सकता। उस संगठन को किसी ऐसे संगठनकर्ता की जरूरत है कि वो आके इनका भारतीय जनता पार्टी अलाउ मी टू आंसर दिस, क्योंकि मैं ये आंसर दूंगी बतौर रिपोर्टर। 2013 से मैं बीजेपी कवर कर रही हूँ दिल्ली में, तो खास तौर पे, और कोई अमित शाह जी को पसंद करता है, उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग से नहीं करता, एक डिफरेंट बात है। आरएसएस 2013 से तो नहीं है, आरएसएस तो न जाने कब से है। और देखिए, कोई भी घर होता है ना, उसकी नींव माता भी है तो पिताजी भी है। लेकिन आरएसएस ने ही नींव रखी, भारतीय जनता पार्टी की नींव आरएसएस नहीं रखी। लेकिन आज भी हर एक घर में पहुंच भारतीय जनता पार्टी की तो आरएसएस की वजह से। जब आरएसएस को कोई नहीं समझता था, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं समझता, तब आरएसएस आदिवासियों के घर में जाके, मैं संघ के स्कूल से पढ़ा हूँ, उस स्कूल में हम लोग जाके तब भी आदिवासियों को पढ़ाते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदित्य जी की बात को हम बस एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रही हैं कि आरएसएस तो बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन आरएसएस आज जितना दिख रहा है मजबूत, वो सत्ता के प्रभाव में आने के बाद मजबूत हुआ। नहीं, उसके अलावा भी नहीं, आप उसके अलावा भी बिल्कुल नहीं। क्यों उत्तर प्रदेश में इतने साल हमारी सरकार नहीं आ पाई? किस, ठीक है, सुनिए ना, 2014 के बाद कैसे भगवा होता गया। ठीक है, अमित शाह खुद बंद कमरे में कहते हैं लक्षद्वीप, असम, नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का जबरदस्त काम, बिल्कुल, गुजरात में काम तो केरला में भी लंबे समय से कर रही है। इस बार भी आधा डिपेंडेंसी केरला में आरएसएस के ऊपर है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऐसा संभव नहीं है। एक रणनीतिकार घर में भी चाहिए कि क्या होगा, सुबह खाना ये बनेगा, दोपहर में ऐसे सफाई होगी, बच्चा ऐसे पढ़ाई करेगा, ये टाइम टेबल, रात को 10 बजे सोना है। और अमित शाह ने वो रणनीति, फिर मैं कह रही हूँ, पीपल लाइक हिम और नॉट, दे कैन नॉट इग्नोर हिम इन द इंडियन पॉलिटिक्स। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आप राजनीति में बेहतर तरीके समझते हैं, अब राष्ट्रीय पार्टी का तमगा तो अरविंद केजरीवाल से हट ही जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में कुछ देखने को मिलता है इन सब चीज़ों का? सर्टेनली इसका आदित्य जी इम्पैक्ट रहेगा। उसके कारण जैसा कि अभी चर्चा में 2-3 नाम खास तौर पर डिस्कस हुए, पाठक जी का नाम है, सर्टेनली उनका उसके कारण से उनका इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि उसके साथ साथ आप देखें, राघव चड्ढा की आपने बात करी, आपने कहा उनके फॉलोअर्स कम हो गए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राघव चड्ढा के भी अभी भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। राघव चड्ढा के पर्टिकुलरली इंडिविजुअली, मतलब जब कोविड का टाइम था तो मैंने बहुत सारी PLs वगैरह डाल के और उनके जो गलत काम थे उनको कोर्ट से रुकवाया था।
केजरीवाल के भी काम को रुकवाया था। मैं उनके समर्थकों में से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ टाइम में अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा ने जो पब्लिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे उनको बहुत अच्छे से उठाया, और उन पर्टिकुलर इश्यूज़ को टाइम टू टाइम जब उन्होंने उठाया उससे सर्टेनली उनकी इमेज, एक लोगों के अंदर अच्छी छवि बनाई है, इमेज अच्छी बनी है। तो मुझे लगता है चाहे वो थोड़ा परसेंटेज ही हो, पर्टिकुलरली जो यूथ है, जैसा अभी आपने बताया कि गुड लुकिंग हैं, एजुकेटेड हैं, सीए हैं, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो जो यूथ है आजकल वो ये देखना चाहता है कि यार वो वाला नहीं, वो आदमी नहीं जो अनपढ़ और सिर पे बैठे, आदमी वो हो जो मतलब प्रेजेंटेबल भी हो, साथ साथ उसकी सोच भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, ताकि आजकल यूथ है तो यूथ की पर्टिकुलरली इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है एक यूथ ज़्यादा बेटर समझ सकता है। गुड लुकिंग है तो बहुत से लोगों का एक वो सिंबल हो सकते हैं कि भाई ऐसा बन जाए। तो मुझे लगता है कि 2-3 फिगर्स ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट से पंजाब पे पड़ सकता है। सर मेरा आखिरी 1 मिनट का समय बचा है, मैं ये समझना चाहती हूँ, बीजेपी की जो बीच में बात आई थी कि 63 विधायक साथ आ रहे हैं राघव चड्ढा के सरकार गिराना, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, 2027 की तैयारी अकाली दल के साथ कर रही है। आपको क्या लगता है सर पंजाब को लेकर? देखिए, जहाँ पंजाब में बीजेपी कुछ भी नहीं है, तो जैसे खेल की दुनिया में अमेरिका दुनिया भर के खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ता है और फिर टीम बनाता है और ओलंपिक जीतता है, पदक जीतता है, तो उसी तरह से बीजेपी पंजाब में, जहाँ पर कि बीजेपी हमारे ख्याल से किसान आंदोलन के कारण में बहुत पंजाब में अलोकप्रिय हुई है, तो उसके बाद कैसे वो उसको वहाँ कम बैक करे, तो उसमें उसने आम आदमी पार्टी का सहारा लिया है। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल डगर लगता है कि 6-7 राज्यसभा के सांसद पब्लिक परसेप्शन बदल देंगे, बल्कि उल्टा भी परसेप्शन हो सकता है, ये तो खरीद फरोख्त वाली पार्टी है ना, इसने ऐसा किया वैसा किया और ये एक और कांड करके आई। सर पर पंजाब के लोग इतने आसानी से, मुझे नहीं लगता दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, नहीं तो अब तक बीजेपी कर चुकी होती। क्या लगता है आपको? देखिए, मतलब हालांकि पूरे देश को मैं मानता हूँ कि स्वाभिमानी लोग रहते हैं, पंजाब में कुछ ज़्यादा ही स्वाभिमानी लोग हैं, और हो सकता है इस बात का मैं इनकी बातों पे कुछ हद तक समर्थन भी कर सकता हूँ कि हो सकता है कि दांव उल्टा भी पड़ जाए। लेकिन एक परसेप्शन का जो खेल होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परसेप्शन का खेल खेलती है, और एक हो सकता है ये परसेप्शन का दबाव अकाली पे भी हो जाए और अकाली हो सकता है इनके साथ आ जाए, क्योंकि अकाली के साथ बिहाइंड द कर्टन्स चल ही रहा है। वही कह रहा हूँ, तो हो सकता है अकाली भी इनके साथ आ जाए इस परसेप्शन के खेल में, क्योंकि राघव चड्ढा और पाठक विधायकों के संपर्क में, तो सारे विधायकों के संपर्क में है, सारे विधायक इनसे संपर्क में, तो जब अभी तो विधायक खैर देखिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन जब चुनाव आने वाले होंगे उसके 2-4 महीने तो विक्रम जी कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। एक आखिरी सवाल जल्दी से मुझे बता दीजिए, इन 7 एक्स्ट्रा राज्यसभा सांसदों का अगले 2-2.5 साल बीजेपी के करियर में, ये इस पार्लियामेंट्री करियर में क्या फायदा होगा? देखिए, बीजेपी दोनों सदनों में बहुमत के लिए लालायित है, वो बहुत सारे संवैधानिक बदलाव चाहती है, तो उस प्रोसेस में राज्यसभा में एक स्टेबल मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है, और लोकसभा में तो समीकरण काम करते हैं। पर्टिकुलर कोई ऐसा बिल है जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पास हो जाएगा, क्योंकि जब 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं मिला महिला आरक्षण, तो क्या फायदा इन 7 सांसदों को? सिर्फ वो है एक मैसेज नैरेटिव यही है कि 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी भी राज्यसभा में 2/3 बहुमत तो अभी भी नहीं है। हाँ, तो कई ऐसे मसले होते हैं कि दोनों सदन को मिला करके मेजॉरिटी लेकर के पास किया जाता है, कई ऐसा लेजिस्लेशन। मेरे हिसाब से एक मैं बात, आपने अभी पंजाब की बात छेड़ी, मुझे लगता है क्योंकि मेरा काफ़ी फ्रीक्वेंट वहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस में मैं अपीयर होता रहता हूँ वहाँ पे। 2 बेसिक इशू हैं, इन सब चीज़ों को छोड़कर 2 बेसिक इश्यूज हैं, अगर उनको डील कर दे कोई भी पार्टी ठीक से, तो मुझे लगता है कि पंजाब बहुत साइड से। 2 बेसिक, एक वहाँ पे ड्रग्स का, और दूसरा वहाँ पर कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। कैंसर तो सर ये एक ऐसा मुद्दा है जो अगले 2 घंटे हम डिस्कस करें, उसमें तो पेस्टिसाइड्स का जो खेल है और जो दिल्ली तक आ चुका है। हाँ। और वो जो ट्रेन कैंसर की वहाँ चल रही है वो दिल्ली तक पहुँच चुकी है। ये तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर सब कुछ छोड़ के सरकार को चर्चा करनी चाहिए। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दल बदल कानून जो है वो गलत नहीं है, लेकिन नैतिकता पे सवाल ज़रूर उठता है, और वो इसलिए क्योंकि राजनीति में अवसर होते हैं, और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही अवसरों की हमने बहार देखी है, लेकिन सिद्धांत भी होने चाहिए।
और दिक्कत यह है कि पहले तो 70 साल कांग्रेस ने और पार्टियों ने राज कर लिया, लेकिन आजकल जो ज़माना है लोग समझते भी हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को ज़मीन से फलक तक ले गए थे, उस अरविंद केजरीवाल को ज़मीन पे भी ले आए, क्योंकि राजनीति में व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है। राजनीति में वो सिद्धांत, क्यों आप नए नए आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो फिर पूरा नहीं कर पाते, जो कि नहीं है संभव हर बार। इसलिए व्यवहार ज़रूरी है, सिद्धांत ज़रूरी है। अब ये देखना होगा कि राघव चड्ढा को जो ये अपार प्रेम मिला था, अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। और ये बात सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं है, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत राघव चड्ढा होंगे। तो ये आप देखिए, जब आप किसी को वोट करते हैं तो कहीं ऐसा नज़ारा आपको देखने को ना मिले, क्योंकि सिद्धांत भी उतने ही महत्वपूर्ण है और ये नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि हर बार सुविधा को नहीं, अपने सिद्धांत को का भी चयन करने की ज़रूरत है। आज सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर हम उन तमाम आपके सवालों को लेकर उनके जवाब के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। थैंक यू।